हेलो दोस्तों, मैं जावेद चौधरी फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया और आज की वीडियो के अंदर हम सेल के बचे हुए कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले पार्ट के अंदर आपको सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, सेल की डिस्कवरी किसने करी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने सेल के कुछ कंपोनेंट्स को क्लियर करा था, जैसे कि उसके अंदर था माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। बाकी के जो बचे हुए कंपोनेंट्स हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए मैंने सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स के नाम लिखे हैं जो हमारे इस टॉपिक के अंदर रह गए हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है। पार्ट 3 के अंदर आपका सेल का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक होगा क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट से। तो चलिए, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना, इस पूरे पार्ट को ग्रेना बोलते हैं और इसके सिंगल पार्ट को जैसे कि आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, और दो ग्रेना के बीच के ब्रिज को बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमेला, और ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो इसे भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो ये है इसके बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो सिर्फ पौधों के अंदर पाया जाता है। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बाय हैविंग क्लोरोफिल। क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है तो यह काम करता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि पौधों के अंदर खाना बनाने की एक विधि होती है। पौधों के अंदर जो खाना बनता है वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनता है और इस प्रोसेस को कराने के लिए हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। कंटेन देयर ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है, खुद के राइबोसोम इसके पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास थे। इसको किसी की जरूरत नहीं होती, अपने पास अपने खुद के राइबोसोम और डीएनए रखता है। हैव ड्यूअल मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ड्यूअल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन थी, एक आउटर और एक इनर इनफोल्डेड मेम्ब्रेन, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके बारे में कुछ नोट के बारे में बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी है इसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अलावा और भी प्लास्टिड होते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो नोट में मैंने यहां पर लिखा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है उसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है। बट क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बट ल्यूकोप्लास्ट क्या है, एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसका काम होता है स्टोर करने का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का। ये भी पौधों के अंदर पाया जाता है। जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट है वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट है, ये भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिसका काम होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को स्टोर करने का। इसके अपने अलग कंपोनेंट होते हैं जिसमें होता है एलियोप्लास्ट जो कि फैट और ऑयल स्टोर करता है, एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। तो नोट में मैंने इसलिए लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी पौधे के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, जिसमें कौन सा है, एक ल्यूकोप्लास्ट। आइए इसके अलावा दूसरा देखते हैं। तो ये है दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, ऐसी एक और होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, प्लास्ट मतलब होता है फॉर्म। तो ये कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिड है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, स्टोर सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे इसके पास प्रेजेंट होते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। तो ध्यान रखिए, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरो मतलब ग्रीन, ल्यूको मतलब कलरलेस और क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर्ड होता है। तो तीन प्लास्टिड है, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, तीनों के फंक्शन आपको बताया। तो चलिए बात करते हैं वैक्यूल्स की। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल जो वर्ड बना है वो बना है वैकस से। वैकस का मतलब होता है एम्प्टी। आपको देखने में खाली लग रहा है लेकिन ये खाली नहीं है। इसके अंदर वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये इन सब चीजों को स्टोर रखता है। एक बड़ा स्पेस लेता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर ये कम से कम 60 to 90% अपना एरिया जो है कवर करता है। और जब आप पौधों को पानी देते हो तो जब वो पानी एब्जॉर्ब होता है तो ये वैक्यूल जब उसको एब्जॉर्ब करता है पानी को तो ये फैलता है। फैलने से एक प्रेशर लगाता है इन मेम्ब्रेन्स के, मतलब मेम्ब्रेन्स की तरफ क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है जिस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो चलिए आइए इसके फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये है इसके फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैक्यूल जो होता है एक बड़ा एरिया कवर करता है। वैक्यूल का मतलब होता है कि एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह, जहां का लिखा है मैंने कि वैकस, वैकस जो कि लैटिन भाषा में क्या होता है, एम्प्टी। प्लांट सेल के अंदर ये बहुत ज्यादा जगह घेरता है और एनिमल सेल में नेग्लिजिबल नाम का ही होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है एनिमल सेल के अंदर। प्लांट के अंदर 70 to 90% एरिया इसलिए कवर किया होता है।
वॉल्यूम जो इसने वैक्यूल का जो काम है वो क्या करता है, स्टोर वाटर, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा, ये सब इसका काम है स्टोर करने का। देखने में खाली लग रहा है, वैसे ये खाली नहीं है। व्हेन प्लांट एब्जॉर्ब एडिक्वेट वाटर, जब पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, प्लांट्स के वैक्यूल के द्वारा, तो ये क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट, ये फूल जाएगा, फूलने से क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन वॉल पर, और इन वॉल पर जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। और रही बात इसके बाहर की लेयर की, इसकी बाहर की लेयर को बोलते हैं आउटर लेयर कॉल्ड टोनोप्लास्ट, और इसकी बाहर की जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था वैक्यूल के बारे में। चलिए बात करते हैं, अब ये तो आप समझ गए, इसके बाद करते हैं दूसरे नए टॉपिक की। तो ये है दोस्तों हमारा नया टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप देखेंगे, मैंने दो टाइप के बनाए हुए हैं। एक के ऊपर मैंने ब्लू कलर के डॉट 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 लगाए हुए हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर दो टाइप्स ऑफ रेटिकुलम है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमें बात करनी है। चलिए आइए बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो यह है फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो मैंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत सारे। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड शीट बाउंड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि डीएनए के पास है। दूसरा, इट फॉर्म अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंपोनेंट है, उन साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट पर क्या करना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अब आपने यहां देखा कि एक पर मैंने डॉट डॉट लगा रखे, मतलब एक पर राइबोसोम लगे हुए हैं और एक पर बिना राइबोसोम के। तो जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम लगे तो राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है, जो कि मैं आगे आपको अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्योंकि राइबोसोम सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं है, इसलिए यह क्या बनाता है, लिपिड्स और फैट को सिंथेसाइज करता है। तो समझ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, न्यूक्लियस के पास रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाता है। स्मूथ है क्यों, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है, और ये क्या बनाता है, लिपिड्स और फैट बनाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, न्यूक्लियस के पास होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राइबोसोम। तो ये है राइबोसोम। दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम का नाम राइबोसोम इसलिए रखा है क्योंकि ये आरएनए से रिलेटेड करता है, रिलेशन रखता है, इसलिए हम इसको राइबोसोम, क्योंकि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके साथ फंक्शन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम इसका नाम रखा। ठीक है, तो हमने बोला कि ऑल्सो कोल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसकी डिस्कवरी करी थी जॉर्ज एमिल पैलेडे ने। किसने करी थी, जॉर्ज एमिल पैलेडे ने इसकी डिस्कवरी करी थी। अगर जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो इसमें दो सब यूनिट मिली, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट यहां पर हमें मिली। तो हमने लिखा मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, एक लार्ज और एक स्मॉल। अब राइबोसोम है प्रोकैरियोट, मतलब उन जीवों में भी पाए जाते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, और उन जीवों में भी पाए जाते हैं जिनके पास न्यूक्लियस है, मतलब यूकैरियोट। ठीक है जी। तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम मिलेंगे वो मिलेंगे कैसे, 70s, मतलब छोटा राइबोसोम होगा। यूकैरियोट के पास कैसे मिलेंगे, 80s, मतलब बड़ा राइबोसोम होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो कि हम लोग हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक एक्सेप्शन है, क्या चीज है कि पूरी बॉडी की पूरी सेल में तो 80s राइबोसोम होंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए उनके पास कौन से राइबोसोम है, 70s। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। यहां पर एस का मतलब क्या है, एस जो है वो क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट, या हम इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, स्वेटबर्ग्स यूनिट भी इसको हम कहते हैं। तो ध्यान रखना, तो राइबोसोम क्या, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है जिसकी खोज करी थी जॉर्ज एमिल पैलेडे ने करी थी। ये 2 सब यूनिट का बना होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, लेकिन उनके अंदर होगा 70S, और ये पाया जाता है यूकैरियोट के अंदर भी, लेकिन उनके अंदर होगा 80S। तो यहां पर S क्या है, S है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब स्वेटबर्ग्स यूनिट्स को हम बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही हमें याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो ये है आपका न्यूक्लियस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक जिसे बोले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है न्यूक्लियस का, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के पास क्या होती है, अपनी खुद की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल के पास अपनी मेम्ब्रेन होती है, ऐसे न्यूक्लियस के पास भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो जिनके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जिनके पास अपनी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पोर। तो इसलिए हमको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के छेद। जिस तरीके से सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के पास भी अपना न्यूक्लियस होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियस के पास अपना खुद का प्लाज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल के पास अपना साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, ये इस न्यूक्लियस के पास रहते हैं। तो यहां पर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि सबसे मैंने इंपॉर्टेंट क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे मेन फंक्शंस किसके हैं, वो है न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस क्या है, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, पीपीपी हो रही है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, वो भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल ऑल सेलुलर फंक्शन। सेल के फंक्शन, चाहे सेल का अपना रेस्पिरेशन हो, चाहे सेल को किसी चीज को एक्सक्रीट करना हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। इट सिंथेसाइज स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ अगर होनी है, उसे एलोंगेट होना है, उसको फैलना है या उसको वर्क करना है, तो उसको भी काम कराने के लिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन के प्रोवाइड जो कराने का काम होता है, वो भी किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। इट प्रोड्यूस राइबोसोम बाय न्यूक्लियोलस। अपने न्यूक्लियोलस से ये राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज को भी क्या करता है, रिलीज करता है, बनाता है, राइबोसोम को बनाने का भी काम है, करता है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और क्या करता है, अपने पास जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, ठीक है, इनको अपने पास रखता है। और आपको पता है क्रोमोसोम, डीएनए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, मतलब जो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं और हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आज यहीं तक था, ठीक है ना। तो आप समझ गए न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस और साइटोप्लाज्म के बारे में और राइबोसोम के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दी है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख कर दीजिएगा, और अगर कोई आपको कमी दिख रही है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और समझ आ रही है तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम अगर दिखती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कैमरा ठीक नहीं है या वॉइस क्लियरिटी ठीक नहीं है या आप पढ़ा अच्छा नहीं रहे हैं या आपको ये चीज़ करनी चाहिए, मतलब जो भी चीज़ आप मुझे बताएंगे मैं उसको इसमें जरूर फॉलो करूंगा। क्योंकि आपको पता है आपने मुझे 2-3 चीज़ें बताई और 3 वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा अपने आप को इनकरेज करा है और थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम होम ट्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराती है, हमारी टीम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करा रही है। अगर आप ऑफलाइन, ऑनलाइन या होम ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आपको कोई भी टीचर, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, आपको टीचर आपके घर पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोरोना नेगेटिव रहेंगे, उनका टेस्ट होगा, पहले आप उसको देख सकते हैं आराम से, तब आप उस टीचर को हायर करेंगे, ठीक है। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और आपको मुझे थोड़ा सजेशन देते रहिए कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मुझे टॉपिक प्रोवाइड कराते रहिए। मैं उस टॉपिक पर पूरी प्रिपरेशन करके जितनी ज़्यादा हो सकता है मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने लिखा भी है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप नई नई वीडियोज़ को देख सकें और अपनी नॉलेज को और थोड़ा सा इंकरेज कर सकें, बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है।